हेलो गाइज, मैं हूं डॉक्टर कुणाल एंड टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट कोएगुलेशन पाथवे। यार ये जो ब्लड जो है क्लॉट किस तरीके से होता है, जब हमें इंजरी हो जाती है तो जो क्लॉट है ब्लड वो किस तरीके से हो जाते हैं, इसके ऊपर काफी बार एमसीक्यूज भी फ्रेम किए गए हैं लाइक दिस, राइट। 3, 2, 1 आप पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ट्राई करो। ओके, कुछ क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ओके, तो ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन को, ये जो टॉपिक है डेप्थ में देखेंगे, क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। फाइन। तो अगर आपने एक टेस्ट ट्यूब में अगर ब्लड ले लिया तो क्या होता है, तो कुछ मिनट्स के बाद ये जो ब्लड है ये क्लॉट हो जाएगा इस तरीके से। ओके, ये देखो ब्लड क्लॉट हो गया और ये जो बचा इसको क्या कहते हैं, सीरम। ओके, नाउ अब मुझे बताओ यार ब्लड को कैसे पता कि वो जो ब्लड है ये हमारे टेस्ट ट्यूब में है और उसको क्लॉट होना है। ब्लड को कैसे पता कि यार अब मैं बॉडी में हूँ, अब मुझे क्लॉट नहीं होना है, अब तो मैं टेस्ट ट्यूब में आ गया हूँ, अब मुझे क्लॉट होना है। ओके, तो एक बॉडी को कैसे पता चलेगा, जहाँ पे इंजरी होती है मुझे वहाँ पे जाके ही क्लॉट फॉर्म होना है, क्यों फॉर्म होना है, ताकि वहाँ बाहर ब्लीडिंग ना हो। क्यों ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए बाहर, अगर ब्लीडिंग बाहर होगी तो ब्लड लॉस होगा, आरबीसी बाहर जाएंगे, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए आरबीसी नहीं रहेंगे। इसलिए जब इंजरी होते है तब बॉडी वहाँ पे ब्लड क्लॉट कर देती है। लेकिन बॉडी को कैसे पता चलता है कि वहाँ पे ही क्लॉट हुआ है, इंजरी हुई तो वहाँ पे जाके क्लॉट बनाना है। ये सब चीज़ें ध्यान से देखना, देखेंगे आप। तो ये है हमारी ब्लड वेसल। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो मान लो कि यहाँ पे आपको एक इंजरी हो जाती है, फाइन कट यहाँ पे आपको लग जाता है, तो क्या होता है। अब नाउ दिस ब्लड वेसल इज लाइंड बाय द सेल्स, दिस सेल्स आर कॉल्ड एज एंडोथेलियस सेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एंडोथेलियस सेल्स क्या रहते हैं, काफ़ी स्मूथ रहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब यहाँ पे इनको इंजरी हो जाती है एंडोथेलियस सेल्स को, तो ये जो इंज्योर्ड सेल्स है यहाँ पे वॉन विलेब्रांड फैक्टर VWF सिक्रीट करना, रिलीज करना शुरू कर देते हैं। जैसे VWF बाहर आ जाता है, सिक्रीट हो जाता है, बाहर मतलब अंदर होगा वो बाहर दिखाए, तो VWF जब यहाँ पे सिक्रीट होता है तब ये VWF यहाँ पे प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं और इस तरीके से जो ब्लड में जो प्लेटलेट है यहाँ पे प्लेटलेट का प्लग बना देते हैं। एंड दिस इज हाउ द प्लेटलेट्स हेल्प यू टू स्टॉप द ब्लीडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। ओके, तो मुझे बताओ यार ब्लड जो है नॉर्मली यहाँ पे क्लॉट क्यों नहीं होता है, बिकॉज कि यहाँ पे जो एंडोथेलियस सेल है उनका जो सरफेस है काफ़ी स्मूथ है, इसके वजह से ब्लड क्लॉट होने के लिए जो कुछ फैक्टर चाहिए वो एक्टिवेट नहीं होते हैं। उसके साथ ब्लड जो वेसल है यहाँ पे हेपेरन सल्फेट यहाँ पे अटैच है, जिसके वजह से ब्लड क्लॉट करने के लिए जो कुछ फैक्टर चाहिए वो एक्टिवेट नहीं होते, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन वो क्या फैक्टर्स है जब इंजरी होती है तो एक्टिवेट होते हैं। ओके, ध्यान से देखना है। जब इंजरी हो जाएगी तब यहाँ पे क्या होता है कि ये यहाँ पे फैक्टर 12 जो यहाँ पे ब्लड में बाहर फ्लो होते हुए जा रहा है वो एक्टिवेट हो जाता है बिकॉज ऑफ द इंजुरी टू द ब्लड वेसल। ओके, जैसे ही यहाँ पे फैक्टर 12 डिटेक्ट कर लेता है कि यहाँ पे इंजरी हुई है। नॉर्मली क्या होता है, ज़्यादा डिटेल में आपके सिलेबस में जितना है उतना ही मैं पढ़ाना चाहूँगा। नॉर्मली यहाँ पे एंडोथेलियस सेल्स होते हैं, वो नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो फैक्टर 12 है ये इनहिबिट रहता है। जब यहाँ पे इंजरी हो जाती है तब प्रोस्टाग्लैंडिन और नाइट्रिक ऑक्साइड ये सिक्रेट नहीं होते, जिसकी वजह से फैक्टर 12 एक्टिवेट हो जाता है। ओके, तो वो तो आपको नहीं याद नहीं रखना है, जितना याद रखना है जितने आपके सिलेबस में आपको बता दूंगा। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है फैक्टर 12 यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। फैक्टर 12 ये क्या है, ये कुछ प्रोटीन्स हैं और कुछ एंजाइम्स हैं जो लीवर ने बनाए हैं, ब्लड में छोड़ दिए, तो फैक्टर 12 एक्टिवेट हो जाता है। फैक्टर 12 एक्टिवेट होने के बाद वो एक्टिवेट करता है फैक्टर 11 को, 11 फैक्टर एक्टिवेट करता है फैक्टर 9 को, और 9 जो फैक्टर है फैक्टर एक्टिवेट करता है फैक्टर 8 को। तो मतलब क्या हो रहा है, सीरीज ऑफ रिएक्शन यहाँ पे हो रही है ब्लड को क्लॉट करने के लिए, जिसको कहते हैं कास्केड। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो द कास्केड ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब फैक्टर 8 क्या करता है, यहाँ पे फैक्टर 8 फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है। फैक्टर 10 विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है और प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन इन टर्न कन्वर्ट्स द फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। मतलब क्या हो गया कि ये जो फाइब्रिनोजन के यहाँ पे स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ये स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रहेंगे, उनको फाइब्रिन में बदल देगा, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। मतलब फाइब्रिन इज अ पॉलीमर। तो ये जो फाइब्रिन है ये यहाँ पे जाके इस तरीके से यहाँ पे उसको कवर कर लेगा और ब्लड जो है यहाँ पे क्लॉट होगा, इसको बाहर नहीं निकालने देगा, एकदम टाइट यहाँ टाइट सीलिंग कर देगा यहाँ पे, और इस तरीके से
ब्लड क्लॉट हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज द कोएगुलेशन हो जाना। मतलब क्या होगा, ये जो है ये तो सोल्यूबल फॉर्म में था, अब ये लिक्विड फॉर्म में आ चुका है, तो ब्लड क्या हो गया, कोएगुलेट हो गया। मतलब जब आपने देखा होगा कि आपको अगर इंजरी हो जाती है, वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है, आप हल्के से उसको अगर एनालाइज देखोगे, स्टडी करोगे हल्के से निकाल के, तो वहाँ पे फाइबर्स कुछ दिखेंगे, दैट फाइबर्स आर द फाइब्रिन। इसलिए तो उसको फाइब्रिन कहते हैं, बिकॉज इट इज़ अ फाइबर। ओके, तो फाइबर यहाँ पे इस तरीके से क्लॉट बना देते हैं। तो ये जो यहाँ पे ब्लड कोएगुलेट हुआ, इसको कहते हैं कोएगुलेशन कास्केड। कोएगुलेशन कास्केड मतलब अ सीरीज ऑफ रिएक्शन टेकन प्लेस टू कोएगुलेट द ब्लड। सो दिस इज कॉल्ड एज अ कोएगुलेशन कास्केड। तो क्या हुआ यहाँ पे, जैसे ही एंडोथेलियल इंजरी हुई तो 12 एक्टिवेट हुआ, फिर 12 11 9 8, उसके बाद फैक्टर 10 ने विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर दिया थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में। वेरी गुड, ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पे एक चीज़ हमें दिखाई दे रही है कि यार ब्लड क्लॉट होने के लिए कैल्शियम होना ज़रूरी है। इसलिए कैल्शियम की डिफिशियंसी में क्या होता है, कैल्शियम की डिफिशियंसी में ब्लड जो है ब्लीडिंग होगी, क्योंकि ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच इज़ दैट पर्टिकुलर calcium, potassium, mineral, which one of the following is involved with the blood clotting mechanism? The answer is the calcium. Very important point. Now, अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब यहाँ पे जो फैक्टर 10 है, इफ इसी फैक्टर 10 को नॉर्मली जब इंजरी नहीं हुई है, तब ये जो हेपारिन सल्फेट है फैक्टर 10 को बाइंड करके रखता है, इसको एक्टिवेट नहीं होने देता है। एंड दिस इज हाउ फैक्टर 10 एक्टिवेट नहीं होगा तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन नहीं बनेगा, तो फाइब्रिन भी नहीं बनेगा। एंड दिस इज हाउ द हेपेरिन प्रिवेंट्स द ब्लड फ्रॉम द क्लॉटिंग। ध्यान से देखना, एमसीक्यू आया है प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चंस में कि हाउ हेपेरिन हेल्प्स द ब्लड फ्रॉम प्रिवेंट्स द ब्लड फ्रॉम द क्लॉटिंग, right? How heparin act as an anticoagulant? Heparin act as an anticoagulant by acting on the factor 10. By acting on the factor 10, it prevents the conversion of the prothrombin to thrombin, and in turn prevents the conversion of the fibrinogen to fibrin, and this is how the heparin prevents the blood from the clotting, and this is how the heparin act as an anticoagulant. Very important point. चीज क्लियर हुई, राइट? अब जैसे ही इंजरी हो जाती है तो हेपेरिन सल्फेट यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फैक्टर 10 एक्टिव हो जाएगा, उसको इनहिबिट करने के लिए कोई नहीं रहेगा। एंड दिस इज हाउ द कोएगुलेशन कास्केड टेक्स प्लेस। ओके, नाउ तो जब आप इसी ब्लड को जब आप सीरीज से निकालोगे और जब इसको आप डाल दोगे, कहाँ पे, टेस्ट ट्यूब में डाल दोगे, तो जो ग्लास है वो क्या है, निगेटिवली चार्ज है। सो निगेटिवली चार्ज ग्लास पार्टिकल्स क्या करते हैं, इसी पाथवे को एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ पे जो प्लेटलेट बने हैं, यहाँ पे प्लेटलेट के पास भी निगेटिव चार्ज है, एंड विच इज हाउ द कोएगुलेशन कास्केड गेट्स एक्टिवेटेड। सो दिस इज कॉल्ड एज द इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे मतलब क्या है कि ब्लड के पास अपने खुद का पाथवे है जिसके थ्रू कोएगुलेशन कास्केड एक्टिवेट होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज द इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोएगुलेशन कास्केड। ओके, ना अब एक और मैकेनिज्म है, जैसे यहाँ पे इंजरी हो गई, ओके, जैसे यहाँ पे इंजरी हो गई तब यहाँ पे टिश्यू फैक्टर रिलीज हो जाता है, उसको कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। सिंपल टर्म में अगर मैं बात करूँ तो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एमसीक्यू यहाँ पे फॉर्म हुआ। सो टिश्यू फैक्टर दैट इज थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ पे रिलीज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे इंजरी हो गई तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन इन टर्न एक्टिवेट्स द फैक्टर 7 एंड विच इन टर्न एक्टिवेट्स द फैक्टर 10 एंड द सेम रिएक्शन टेक्स प्लेस। मतलब क्या हुआ, दोनों अलग अलग पाथवे है। सो दिस इज द कॉमन पाथवे, दिस इज द इंट्रिंसिक पाथवे, और ये जो पाथवे आ रहा है इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक ये जो नाम दिए गए हैं, ये नाम दिए गए हैं कि जब आप ब्लड को टेस्ट ट्यूब में लोगे तब जो ब्लड क्लॉट होगा वो किस तरीके से होगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक नेम्स आर गिवन। जब ब्लड टेस्ट ट्यूब में लेते हो तब इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिव हो जाता है, ग्लास जो है निगेटिवली चार्ज है तो वो क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट कर देता है, टेस्ट ट्यूब में ब्लड क्लॉट हो जाता है, राइट। अब जो टेस्ट ट्यूब है वहां पे तो टिश्यू फैक्टर तो नहीं आएगा, टिश्यू फैक्टर तो टिश्यू के पास है, टेस्ट ट्यूब में थोड़ी ना है, ओके। तो टिश्यू फैक्टर वहां पे नहीं है, इसलिए इस मैकेनिज्म के थ्रू टेस्ट ट्यूब में ब्लड क्लॉट नहीं होता है। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये जो पाथवे, इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे, इसको कहते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। सो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये है इंट्रिंसिक पाथवे, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये है एक्सट्रिंसिक पाथवे।
तो दिस इज हाउ द नेम्स ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे आर गिवन। एक्सट्रिंसिक पाथवे मतलब कि भाई टेस्ट ट्यूब में जब आप ब्लड लोगे तो वो इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू क्लॉट होता है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में टिश्यू फैक्टर तो नहीं रहेगा, जबकि बॉडी में टिश्यू फैक्टर रहता है। टिश्यू फैक्टर फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देता है एंड थ्रू द एक्सट्रिंसिक पाथवे ब्लड क्लॉटिंग और द ब्लड कोएगुलेशन टेक्स प्लेस। एक्सट्रिंसिक पाथवे काफ़ी इमीडिएटली एक्ट करता है, काफ़ी इमीडिएटली एक्ट करता है। देखो ना, टिश्यू फैक्टर आया, फैक्टर 7 को एक्टिवेट किया, फैक्टर 10 को डायरेक्टली एक्टिवेट कर दिया, जबकि एक्सट्रिंसिक फैक्टर को इतना ज़्यादा काम करना पड़ा तब जाके फैक्टर 10 एक्टिवेट हुआ। सो सबसे मेन पावरफुल पाथवे बॉडी में कोएगुलेट करने के लिए, ब्लड को कोएगुलेट करने के लिए कौन है, तो वो है एक्सट्रिंसिक पाथवे। अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो दिस इज हाउ द एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड इंट्रिंसिक पाथवे वर्क्स। आगे बढ़ने से पहले विटामिन के बारे में देख लेते हैं कि जब बेबी की डिलीवरी होती है तो क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लट कर देते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड से एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए न्यूबॉर्न को इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि बेबी का जहाँ पे इंजरी हुई है, मतलब इंजरी मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड का हमने कट कर दिया तो वहाँ पे तो इंजरी हो गई, वहाँ से ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो, इसलिए विटामिन के लगाया जाता है, क्योंकि विटामिन के कोएगुलेशन में हेल्प करता है। हाउ विटामिन के हेल्प्स इन द कोएगुलेशन पाथवे? विटामिन के हेल्प्स इन द कोएगुलेशन पाथवे बाय एक्टिवेटिंग और बाय फॉर्मिंग फैक्टर्स 2, 7, 9 and 10. I repeat, vitamin K helps you in coagulating the blood by activating factor 2, 7, 9 and 10. ओके, तो इसके बारे में एक सिंपल केट्रिक मैंने बताई थी इसके पहले भी, 2 + 7 = 9 = अप्रोक्सीमेटली 10, इस तरीके से आप याद रखना। लेकिन एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, 2, 7, 9, 10 आर द फैक्टर्स दैट आर रिक्वायर्ड और दैट आर एक्टिवेटेड बाय विटामिन के। एक्टिवेट मतलब उसको फॉर्म करने के लिए ज़रूरी है विटामिन के। अगर विटामिन के नहीं रहेगा तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी बॉडी में। चीज़ क्लियर हो रही है? ओके, तो इन चीज़ को हम याद कैसे रखेंगे ये बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले फैक्टर 10A के बाद जो नीचे का है उसको कहते हैं कॉमन पाथवे, क्योंकि फैक्टर 10 एक बार एक्टिवेट हो गया तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे सेम तरीके से बिहेव करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो हमने 10 यहाँ पे लिख दिया बीच में, अब बचा हुआ हम 12 से लेके स्टार्ट करेंगे। किस तरीके से? 12, 11, सबसे पहले 10 यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे अब 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 को हमने पहले लिख दिया। देन वी हैव 9 एंड देन वी हैव 8। सो 12, 11, 9 एंड 8। ओके, उसके बाद आता है फैक्टर 10, जबकि यहाँ पे जो 7th है वो यहाँ पे आता है। ओके, दैट इज एक्सट्रिंसिक, ये आता है एक्सट्रिंसिक पाथवे में, ये आता है इंट्रिंसिक पाथवे में। तो चीज़ें कुछ क्लियर हो रही है, कुछ चीज़ें क्लियर हो रही है। यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पे हमने जो थ्रोम्बोप्लास्टिन लिया तो नॉर्मली तो टेस्ट ट्यूब में नहीं था थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसलिए इस पाथवे को हमने एक्सट्रिंसिक पाथवे कहा कि अगर हमें एक्सट्रिंसिक पाथवे को अगर एक्टिवेट करना है तो हमें टेस्ट ट्यूब में थ्रोम्बोप्लास्टिन डालना पड़ेगा। ये भी एमसीक्यू आपको एमसीक्यू में पूछा था प्रीवियस ईयर्स में। अब ध्यान से देखो, इसके एमसीक्यू हम अटेम्प्ट करते हैं ताकि हमें जो है हमारा ग्रास्प मिल जाए, स्ट्रॉन्ग ग्रास्प हमारा आ जाए टॉपिक पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इंट्रोड्यूस इन द ब्लड स्ट्रीम वुड कॉज कोएगुलेशन एट द साइट ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन? राइट यार, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जब हम इनमें से कौन सा हम सब्सटेंस अगर वहां पे इंट्रोड्यूस कर देंगे तो वहां पे ब्लड का कोएगुलेशन हो जाएगा। ध्यान बताओ कहां पे होगा? कौन है आंसर? फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपेरिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। व्हाट इज योर आंसर? हेपेरिन तो एंटी कोएगुलेंट है, ये तो ब्लड को कोएगुलेट नहीं होता है, करने देता है। ओके, प्रोथ्रोम्बिन को तो पहले प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन होगा। बताओ, द आंसर इज थ्रोम्बोप्लास्टिन। अभी हमने देखा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर मुझे ब्लड को जो है कोएगुलेट करना है तो मुझे यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन सबसे ज़रूरी है भाई, सबसे ऊपर है। थ्रोम्बोप्लास्टिन ही नहीं रहेगा तो ये सब कोई तो एक्टिविटी नहीं होगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ओके, जब हम थ्रोम्बोप्लास्टिन को इंट्रोड्यूस करेंगे ब्लड में तो वहाँ पे ब्लड कोएगुलेट हो जाएगा। जब इंजुरी होती है तो वहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है, दैट इज अ टिश्यू फैक्टर। चीज क्लियर हो रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ब्लड फ्रॉम अ पेशेंट एंड टू कीप इट इन अ टेस्ट ट्यूब फॉर एनालिसिस, ओके, ऑफ ब्लड कार्पसेस एंड प्लाज्मा, मतलब हमें टेस्ट ट्यूब में ब्लड हमें लेना है और टेस्ट में ब्लड लेने के बाद हमें ब्लड सेल्स को स्टडी करना है। यू आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट ट्यूब, विच ऑफ दीज विल यू नॉट यूज फॉर द पर्पज? ओके, मतलब हमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड सेल्स है, उनको हमें स्टडी करना है, तो हमें इनमें से किसको यूज़ नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो देखो यार, अगर मुझे टेस्ट ट्यूब में अगर ब्लड सेल अगर स्टडी करना है तो आई विल हैव टू प्रिवेंट दैट ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग।
ओके, तो इनमें से कौन क्लॉट करेगा ब्लड को? ओके, तो अभी हमने देखा था कि कैल्शियम ज़रूरी है ब्लड क्लॉट करने के लिए। तो अगर टेस्ट ट्यूब में अगर कैल्शियम है तो ब्लड तो क्लॉट हो जाएगा, एंड इन दैट केस आई विल नॉट बी एबल टू स्टडी द ब्लड सेल्स, सो नॉट यूजफुल, द आंसर विल बी फर्स्ट। ओके, उसके बाद हमने तो देखा ही है, हेपेरिन अगर डाल दोगे तो बिल्कुल सही है आपके लिए, आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ब्लड सेल को आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग द सोडियम ऑक्सलेट, ये आपके थोड़ा सिलेबस के बाहर जा रहा है, लेकिन कैल्शियम आपके सिलेबस में इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। सोडियम ऑक्सलेट भी हम डालते हैं, चिल टेस्ट ट्यूब भी लेते हैं, एंड देन देयर आर अदर केमिकल्स ऑल्सो दैट वी यूज टू प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम द क्लॉटिंग, बट यहाँ पे इस तरीके से देखना है। इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो एकदम डायरेक्टली उसको छोड़ मत देना, पहले ऑप्शन देख लेना। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपको एकदम से हिंट हो जाएगा कि अगर भाई कैल्शियम है तो ब्लड तो क्लॉट होगा, जिसको हमें क्लॉट नहीं होने देना है क्योंकि ब्लड सेल को स्टडी करना है। सो द आंसर कम्स हियर एज ए। अनदर एमसीक्यू, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्वड इन द कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड? बताओ कोएगुलेशन के लिए कौन इन्वॉल्व है? यहाँ पे अभी देखा हमने फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन बना देता है, एंड दैट्स हाउ द ब्लड कोएगुलेट्स, सो द आंसर इज फाइब्रिनोजन। ओके, ग्लोबुलिन तो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, अमाइलेज जो पैनक्रियास सीक्रेट करता है, अल्ब्यूमिन ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, लाइक दैट। ओके, विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर, बताओ विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 2, 7, 9 and 10 factors, and it is also required for the synthesis of prothrombin। अभी हमने देखा प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनता है। सो विटामिन के दो फंक्शन है, एक तो प्रोथ्रोम्बिन को बनाना और फैक्टर 2, 7, 9 और 10 को बनाना। Another MCQ, continuous bleeding from an injured part of the body is due to deficiency of which vitamin? It is due to deficiency of vitamin K। विटामिन के नहीं है तो प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा, फैक्टर 2, 7, 9 और 10 आपके नहीं बनेंगे। सो आई होप गाइस कि आपके जो कंसेप्ट है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के बारे में क्लियर हुए होंगे। 12, 11, 9 एंड 8, उसके बाद फैक्टर 10 ये आता है एक्सट्रिंसिक में, जबकि टिश्यू फैक्टर, उसके बाद फैक्टर 7 और उसके बाद फैक्टर 10 ये आता है इंट्रिंसिक पाथवे में। उसके बाद हमने देखा प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन बनता है, एंड दैट्स हाउ द कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड टेक्स प्लेस। इफ यू हैव एनी क्वेरी तो मुझे कमेंट में जरूर पूछिए। आई होप आपको ट्यूटोरियल यूजफुल लगा होगा। दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच गाइज।